चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार के आईपीएल चैंपियंस फाइनली अराइव हो चुके हैं आईपीएल 2026 के अंदर। जिस तरीके से खेल इस समय चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है, अभी भी मैच में 2 दिन बॉल्स बाकी हैं, लेकिन उनका कोई भी जो है मायने नहीं है, क्योंकि केकेआर ऑलरेडी इस मैच में 10 ओवर से पहले ही काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुका था। सीएसके जिस तरीके से वापस आ गई है, हालांकि नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, अभी 5 में से केवल 2 मैच जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई आगे बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि जो चौथा कंटेंडर होगा क्वालिफायर्स के लिए वो चेन्नई सुपर किंग्स अब बिल्कुल हो सकती है। और वो क्यों हो सकती है, आज के मैच में क्या क्या हुआ, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चेन्नई के अंदर ये मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई की जो विकेट पहले हुआ करती थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई जाती थी और रन्स इतने ज़्यादा बनते नहीं थे। अगर आप 160, 170, 180 तक पहुँच जाते थे तो वो एक इस विकेट के ऊपर डिफेंडेबल टोटल बन जाता था। लेटर ऑन ड्यू तो आती थी, लेकिन जो ड्यू थी उसके बावजूद भी स्पिनर्स को मदद मिलती थी और स्पिनर्स जो है अच्छे तरीके से पेचा डालते थे आउटसाइडर टीम का। और महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से चेन्नई के इस विकेट को गढ़ बनाया हुआ था। लेकिन पिछले 2 सीजन्स में चेन्नई जो है ऑलमोस्ट अपने 70-75% जो मैचेस हैं यहाँ पे हारा है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूँ तो 16 मैचेस खेले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 11 से 12 मैचेस जो है चेन्नई यहाँ पे हार चुकी है। इस मैच की बात करें तो ये भी मैच चेन्नई के अंदर था, इससे पहले भी चेन्नई के अंदर मैच था, जो कि पहला मैच चेन्नई जीता था, और ये जो है बैक टू बैक दूसरा मैच जो है चेन्नई के अंदर जीता है। कोलकाता नाइट राइडर टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था कि चेन्नई के विकेट के ऊपर ड्यू तो आनी ही आनी है। तो ये अगर चेन्नई भी टॉस जीती तो वो भी गेंदबाजी करने को ही देखती, लेकिन चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से गायकवाड़ स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन फिर वही एक गलत शॉट खेलते हैं, सीधा फिल्टर के हाथों में कैच हो जाता है और 6 गेंदों पर केवल 7 रन बना के ही वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। लेकिन संजू सैमसन और आयुष मात्रे, ये जो एक जोड़ी मिली है चेन्नई सुपर किंग्स को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि चेन्नई यहाँ से क्रूशियल क्यों हो सकती है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। देखिए, संजू सैमसन पहले 3 मैचेस में फ्लॉप गए, आयुष मात्रे ने पहले भी इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी अपने उस टच में नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले सीजन के अंदर आपको वो टच में आते नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 14 मैचेस के अंदर ही बिल्कुल ना चल पाए। तो ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले मैचेस में टच में आएंगे ही आएंगे। संजू सैमसन ने जिस तरीके से 32 गेंदों पर 48 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से, तो ये दिखता है कि संजू सैमसन अब यहाँ से लंबे रन्स बनाने वाले हैं। और संजू का ये है कि जब उनका बल्ला चलता है तो फिर लंबा बल्ला चलता है। और जो चेन्नई ने संजू को ऐड किया अपने टीम में, वो इसलिए ऐड किया कि जो लेगेसी महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के लेके चल गए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में संजू सैमसन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आयुष मात्रे ने एक बार फिर से 17 गेंदों पर 38 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और जो मैं बात कर रहा था कि चेन्नई क्रूशियल क्यों है, देखिए चेन्नई ने जो दोनों मैच जीते हैं वो दोनों ही मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, क्योंकि आज के इस आईपीएल में अभी तक जो है 22 मैचेस हो चुके हैं, ये 22वां मैच था और मोस्ट ऑफ टीम्स वही मैच जीती हैं जिन्होंने टारगेट को चेज किया है। लेकिन चेन्नई ने दोनों मैचेस जीते हैं, दोनों बार ही रन्स बोर्ड पे लगाए हैं, 200 प्लस लगाए हैं, और दोनों बार ही चेन्नई ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर को डिफेंड किया है। और डिफेंड भी इस तरीके से किया है कि सामने वाली टीम कभी मैच के अंदर थी ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से चेन्नई ये दिखा गई है कि जो बॉलिंग में कमी कहीं ना कहीं में नजर आ गई थी, वो कमी शॉर्ट होनी शुरू हो गई है। और वो शॉर्ट क्यों हो गई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। डिवॉल्ट ब्रेविस जो कि आज की अपनी पहली इनिंग खेल गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, लास्ट मैच में टीम में जुड़ चुके थे, लेकिन ज़्यादा मौका नहीं मिला था। यहाँ पे प्रॉपर बल्लेबाजी की, 29 बॉल्स में 41 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन डिवॉल्ट ब्रेविस कहना कि गलत समय पे आउट हो गए। अगर वो थोड़ा और खेलते तो चेन्नई जो है निश्चित रूप से 200 रन यहाँ पे टारगेट जो है बना के देती ही देती कोलकाता नाइट राइडर्स को। सरफराज खान आते हैं, 18 बॉल्स में 23 रन बनाते हैं, 1 चौके और 2 छक्के की मदद से। सरफराज खान का मेन इशू ये है कि सरफराज आते हैं, स्टार्ट तेज करते हैं, लेकिन बीच में जाके कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं, दैन फिर गना बॉल हो जाते हैं, और बीच में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हिट्स लगनी सरफराज खान की बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं, और उस टाइम पे वो कैच आउट या बोल्ड होके क्रीज को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सरफराज खान को देखना पड़ेगा कि अगर विकेट के पीछे फिल्टर ज़्यादा लग गए हैं तो उनके पास क्या शॉट्स अवेलेबल हैं। आज के दिन हालांकि उन्होंने डाउन द ग्राउंड भी छक्का लगाया, लेग साइड के ऊपर भी छक्का लगाया, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सरफराज खान को देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, ताकि उनका जो नेट रन रेट है, ताकि जो उनका रन रेट है, स्कोरिंग रेट है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता गया। इसी बीच जो है चेन्नई ऑलमोस्ट मैच को जीत चुकी है। लास्ट बॉल पर रिव्यू लिया गया है वाइड का, लेकिन यहाँ पे मैच जो है खत्म हो चुका है। 160 रन जो है केकेआर ने यहाँ पे बनाए हैं। शिवम दुबे 12 गेंदों पे 13 रन, 1 चौके की मदद से। शिवम दुबे मुझे काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए नजर आए आज की पारी में, क्योंकि दुबे
नॉर्मल डेज में इस तरीके के क्रिकेट जो है नहीं खेलते। 12 गेंदों पे 13 रन अगर आप बना गए हो, वो भी 17 ओवर के अंदर आने के बाद, तो कहीं ना कहीं इशू वाली बात है। क्योंकि अगर 12 पे ये 20 भी बनाते हैं, 25 भी बनाते हैं, तो भी चेन्नई 200 क्रॉस करती थी। तो जो लास्ट के 4 ओवर थे वहाँ पर केवल 30 रन ही बने, जिसके कारण कहीं ना कहीं केकेआर ने वापस खींचा इस मैच को अपनी तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि ये जो विकेट थी 170 180 की विकेट थी और चेन्नई ने यहाँ पे 192 रन का टारगेट जो है केकेआर को दिया। अब जब केकेआर बल्लेबाजी करने आती है तो वहाँ पे स्टार्टिंग के जो ओवर्स थे, चाहे वो खलील अहमद का था, चाहे वो फिल एलन का था, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बॉल को स्पिन करवाए थे। माफ़ कीजिए, खलील अहमद का था या अंशुल कंबोज का था, दोनों ही बॉल को स्विंग करवा गए थे। फिल एनल के साथ सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा गया। मुझे एक कंसर्न है, इस टीम ने 25 करोड़ के अंदर कैमरून ग्रीन को खरीदा है। आपको पता है कि अकील हुसैन चेन्नई ने ऐड किया है, जो कि दोनों राइट हैंडर बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कत दे सकता है अगर जिंक्या रहाणे ओपनिंग में जाते हैं फिन एलन के साथ। तो यहाँ पे आपने सुनील नारायण को ओपनिंग करवा दिया। यहाँ पे उन्हें चाहिए था कि वो कैमरून ग्रीन को ही ओपनिंग करवा दें, या फिर जो ओपनिंग स्लॉट था जिंक्या रहाणे और फिन एलन, वो दोनों ही ओपनिंग में जाएं और कैमरून ग्रीन को नंबर 3 बल्लेबाजी करें। अब क्या हुआ, फिन एलन तो दूसरे ओवर में ही आउट होकर चले गए 1 रन के ऊपर, क्योंकि बॉल स्विंग हो गया था, बॉल बाहर निकल गया था पड़ने के बाद, और उसे फिल एलन अच्छे समझ नहीं पाए और बॉल आउटसाइड एज लेती हुई फिल्टर के हाथ में समा गई, जो कि शिवम दुबे ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। सुनील नारायण ने 17 बॉल्स के लिए 24 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। अब अगर आप देखो तो सुनील नारायण ने कुछ गलत नहीं किया, 17 बॉल्स में 24 रन बनाए, वो भी उन बॉलर्स के सामने जो कि बॉल को स्विंग करवा गए थे। यहाँ पे इशू क्या आया कि जो पावर प्ले के ओवर्स थे वो फिन एलन, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी, ये चारों के बीच में ही डिवाइड हो गए, और लेटर ऑन जो बड़ी एक साझेदारी बन सकती थी वो सामने नजर नहीं आई। उसके बाद क्या इशू होता है कि टीम का स्कोर 10 ओवर में ऑलमोस्ट 80 रन हो चुका था और वहाँ पे टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब यहाँ पे अंकुश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे ये तो खेले गए थे, लेकिन जब अंकुश रघुवंशी भी आउट होते हैं तो वहाँ पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स के बाद नूर अहमद मौजूद हैं, अकील हुसैन मौजूद हैं, ताकि वो लेफ्ट आर्म जो गेंदबाज हैं उनको काटने के लिए रिंकू सिंह को वहाँ पे हमने मौका दिया। रिंकू सिंह केवल 6 रन बनाते हैं, 12 गेंदों के ऊपर कोई भी चौका छक्का नहीं लगाते। उसके बाद कैमरून ग्रीन को नंबर 6 के ऊपर भेजा जाता है। तो कैमरून ग्रीन को अगर आप नंबर 6 के ऊपर भेजोगे तो ना ही वो आंड्रे रसल है, ना ही वो टिम डेविड है, ना ही वो कोई ऐसा प्लेयर है जो कि मैच को फिनिश करे। कैमरून ग्रीन को अगर आप ओपनिंग में मौका दोगे, कैमरून ग्रीन को अगर आप नंबर 3 बल्लेबाजी करने का मौका दोगे, तो वहाँ पे आपको 14 में से 2 से 3 मैच कैमरून ग्रीन अपनी बल्लेबाजी से ही जिता देंगे। लेकिन अगर आप 6 नंबर पे कैमरून ग्रीन को भेजोगे तो कहना कि ये काफ़ी बड़ा इशू रहने वाला है। यही इशू में सेम लास्ट ईयर देखने को मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स से, जहाँ पे आंड्रे रसल मौजूद थे, जहाँ पे रिंकू सिंह मौजूद थे, जहाँ पे अमरदीप सिंह मौजूद थे, जहाँ पे वेंकटेश अय्यर मौजूद थे। लेकिन ऊपर से ही बल्लेबाजी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि नीचे वाले बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं मिलता था। और उसके पीछे का रीज़न ये है अजिंक्य रहाणे पावर प्ले में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद टीम को आगे लेके नहीं जा पाते। और ये जो इशू है, इसके कारण मुझे लगता है कि केकेआर को देखना पड़ेगा कि शायद अजिंक्य रहाणे के साथ ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और इस टीम को वो खिलाड़ी चाहिए जो पावर प्ले में स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करे और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी आगे टीम को लेके चलता गए। क्योंकि ये ना ही इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं जैसे कि वैभव सूर्यवंशी करते हैं कि 6 ओवर खेले हैं, 20-30 बॉलें खेली, 30 बॉल में 60-70 रन बना दिए, तो उसके बाद कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है अगर आउट भी हो जाए। अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद जो चीज़ें होती हैं, स्ट्राइक रेट डाउन चला जाता है, रन्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो वो कहना कि बहुत बड़ा इशू है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। क्योंकि उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिलता। आज भी वही हुआ, लेकिन एकदम से विकेट गिरे, अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं, अगली बॉल पे कैमरून ग्रीन आउट होते हैं, फिर रोमन पावल और रमनदीप सिंह के बीच में एक साझेदारी होती है जो कि बिल्कुल ही बेमतलब साझेदारी थी। उन्होंने कोशिश तो चलो की अपनी तरफ से, लेकिन मैच काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था और एट द एंड जो है 32 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस मैच को जीत लेती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है वो ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स 5 मैच खेली है, 5 में से 4 मैच हार चुकी है, 1 मैच जो है नो रिजल्ट है, जिसकी वजह से 1 पॉइंट उनके पास मौजूद है। तो यहाँ पे केकेआर के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। मतीशा पथिराना फिट एंड फाइन हो चुके हैं, मोस्ट पॉसिबली आने वाले मैचेस में वो खेलते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप 14 मैचों की जो श्रृंखला है उसमें से 5 मैच स्टार्टिंग में हार जाते हो तो आपका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम बचता है। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे। इट मीन्स कि अभी यहाँ से बैक टू बैक जीतना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। और जो टीम का कॉम्बिनेशन है, गेंदबाजी वीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बल्लेबाजी में भी वो कन्विंसिंग पावर नज़र नहीं आ रही कि ये टीम आगे कैसे जाएगी। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने
14-14 करोड़ में 2 प्लेयर खरीदे, कार्तिक शर्मा खरीदे, प्रशांत वीर खरीदे, लेकिन अब उन्होंने दिल दिखाया कि हम इन दोनों को बाहर बिठाएंगे, क्योंकि चेन्नई का जो मेन फोकस रहता है वो होता है एक्सपीरियंस के साथ जाना, और वो चीज़ अब दिखनी शुरू हो गई है। चेन्नई के अगर आप स्क्वाड पर नजर डालेंगे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डिवॉल्ट ब्रेविस, जेमी वाटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह को छोड़ के बाकी जो पूरी टीम है, जो 12 प्लेयर्स हैं, वो सभी इस समय एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग अकील हुसैन। और इन सभी प्लेयर्स को पता है कि उनका इस टीम में क्या रोल है और उन्हें किस तरीके से इस टीम को आगे लेके जाना है। तो सीएसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। MS धोनी जैसे इस टीम के साथ जुड़ेंगे तो ये टीम और ज़्यादा फिट एंड फाइन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस मैच के अंदर चेन्नई ने बिल्कुल कन्विंसिंगली ये दिखाया कि हमारा अराइवल हो चुका है। थोड़ी बहुत देर हमें हुई आगे आने में, लेकिन अब हम यहाँ से केवल आगे आगे जाने वाले हैं। करंट पॉइंट्स टेबल की बात करोगे तो चेन्नई इस समय 8वें नंबर पे आ चुकी है। 5 मैचों में 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, और नेट रन रेट भी -0.8 का भी हो चुका है, जो कि जब IPL स्टार्ट हुआ था तो 3 से भी ऊपर था। तो यहाँ पे चेन्नई पॉजिटिव साइड के ऊपर जा गई है, और अगर वो आगे के मैच जीतते रहेंगे तो ये चेन्नई भी आगे जंप लेती रहेगी। तो ये सी बात जी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस KKR की। आपके इसके बारे में कोई भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं कल के मैच की, जो कि है जी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट, जो कि बैंगलोर के अंदर होगा। बैंगलोर की टीम बैंगलोर के अंदर वापसी कर गई है। इससे पहले की अगर आप बात करोगे तो पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 4 में से 3 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं और 6 पॉइंट्स हैं और 3 नंबर मौजूद हैं। LSG 4 मैच खेले हैं, 2 हारे हैं, 2 जीते हैं, 7वें नंबर पर मौजूद है। एक बात बैंगलोर की ये है कि यहाँ पे ग्राउंड छोटा है, बड़े रन्स बनते हैं, और बड़े रन्स जो है वो चेज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टीम्स की बात करोगे तो टीम्स यहाँ पे मोस्ट लाइकली सेम ही रहने वाली है, क्योंकि जो LSG है लास्ट मैच जीती है, RCB जो है लास्ट मैच जीती है, और मुंबई इंडियन को हरा के वो आ गए हैं। और जिस तरीके का बैटिंग फॉर्म जो है RCB के पास मौजूद है, तो ज़्यादा चेंजेस यहाँ होने नहीं वाले। फिल सॉल्ट की बात चल रही थी कि फिल सॉल्ट अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पहले 3 मैचेस में, लेकिन लास्ट मैच के अंदर फिल सॉल्ट ने भी ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखा दी है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर 12 की बात करें लखनऊ सुपर जायंट की, तो वो रहेगी एडम मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, निकलस पुरन, अब्दुल सामद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव या मयंक यादव भी इस टीम में आ सकते हैं। तो मुझे जो मेन कंसर्न है वो लखनऊ सुपर जायंट से है। लखनऊ सुपर जायंट में कैप्टनसी किस तरीके से चल गई है, ऋषभ पंत का गोल क्या है, निकलस पुरन की बल्लेबाजी में अभी वो धार है ही नहीं, तो इस टीम को देखना पड़ेगा। हालांकि बड़े नाम इनके पास मौजूद है, एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, आयुष बडोनी नीचे से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। निकलस पुरन जिस दिन बल्ला चलेगा तो वो तो मैच जिता ही देंगे, लेकिन अभी के लिए इस टीम को सोचना पड़ेगा। इस टीम के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है जो शायद बाकी के IPL की मोस्ट ऑफ टीम्स के अंदर नहीं है, वो है बॉलिंग यूनिट, जो कि प्योर इंडियन बॉलिंग यूनिट है और बहुत ही अच्छा कर रहा है। चाहे उसमें मोहम्मद शमी की बात करो, चाहे अवेश खान की बात करो, चाहे दिग्वेश राठी की बात करो, चाहे आप प्रिंस यादव की बात करो, तो बॉलिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आती है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो RCB की, तो बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम डार, जॉर्ज हेजलवुड या जैकब डफी में से कोई एक खेलेगा, देन जो है सुयश शर्मा। तो यहाँ पे गेंदबाजी में कंसर्न्स हैं। लास्ट मैच में जॉर्ज खेलते नजर नहीं आए, डफी ने खेला, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम प्योरली डिपेंड करती है अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। अगर ये कल टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी करने का निर्णय ही लेंगे। कोई भी टॉस जीतेगा दोनों में से तो गेंदबाजी करने का निर्णय ही लेगा और चेस करने की तरफ जाएगा। और अगर चेस करने की तरफ RCB जाती है तो चांसेस ऑलमोस्ट 90-95% है कि यहाँ पे RCB इस टारगेट को चेस कर जाएगा। लेकिन जो कल का मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रह सकता है, क्योंकि RCB की बल्लेबाजी और दूसरी साइड में लखनऊ सुपर जायंट की गेंदबाजी और मोहम्मद शमी जिस प्राइम फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि विराट कोहली के सामने वो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी, गेंदबाजी करेगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं मैच जीतने के। ऑल एंड ऑल टीम की बात करोगे तो मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ गई है कि कल का मैच LSG जीत सकती है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते, आप मुझे वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की रिव्यू। और रिव्यू वीडियो में आपकी कोई भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।